माइक लगा लिया। A very good morning, good afternoon, everyone. So we'll be starting up with lecture number 2 of economics. We'll be starting up with lecture number 2 of economics. कल हमने बेसिक्स किया था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, उसी को कंसिडर करते हुए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करेंगे हम आज। सी आपके सिलेबस में आपने जब प्लस 2 किया था आपने पढ़ा था इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो, राइट? जो सीए फाउंडेशन में आपके वो ना ही माइक्रो है ना ही मैक्रो है, आपके सीए फाउंडेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स मोस्टली इट इज माइक्रो रिलेटेड, बट कुछ कॉन्सेप्ट इसमें मैक्रो के भी मर्ज होते हैं। तो अगर आप बोल लो कि सिर्फ माइक्रो करके आप बिजनेस कर लोगे, सी बिजनेस करोगे, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो नेशनल इनकम भी तो आएगा, तो कहीं ना कहीं मैक्रो भी हिट होगा ही होगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में आपने ये कंसिडर नहीं करना कि माइक्रो है कि मैक्रो है, आपके सिलेबस में बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो चलते हैं, लिखते हैं। वी विल राइट according to Joel Dean, he is an economist. According to Joel Dean, business economics is the use of economic analysis business economics is the use of economic analysis in the formulation of business policies and to make key business and to make key business decisions involving the best use of an organization involving the best use of an organization's scarce resources. Involving the best use of an organization's scarce resources. ठीक है, इसमें क्या कंसिडर करते हैं, अब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो कहते हैं हमने अपना बिजनेस अगर चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए हमें कुछ नॉर्म्स, टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स रखने पड़ते हैं, नोन टू बी बिजनेस पॉलिसीज। ठीक है, वो बिजनेस पॉलिसीज हम क्यों रखते हैं, ताकि हम बिजनेस डिसीजंस ले सकें। अब बिजनेस डिसीजन किस तरीके का, कैसा बिजनेस डिसीजन, कि हमें तो पता है स्केर्स रिसोर्सेज तो है ही हमारी कंट्री में, उन स्केर्स रिसोर्सेज जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास है उनको यूज करते हुए हम बेस्ट बिजनेस डिसीजन क्या ले सकते हैं, उसके लिए क्या पॉलिसी फ्रेम करेंगे, उसको पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए जो हम ओवरऑल एनालिसिस बनाएंगे, दैट इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद। एम आई क्लियर? आगे नेक्स्ट, आगे चलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स is also called, very important,
बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स को और क्या बोला जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक तरफ बोला जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाम है। दूसरा बोला जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, सेकंड इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। लिखते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट में लिखते हैं it refers to integration of economic theory with business practice. Theories of economics provide the tools which explain concepts like demand, supply, etc. And business economics uses these tools for business decisions. Business economics uses these tools for business decisions. अब इसका क्या मतलब है? वो बोल रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों बोला जाता है। मोस्टली ये जो पार्ट है ये ट्रू एंड फॉल्स में आता है, एमसीक्यू में ट्रू एंड फॉल्स के सेंस में आता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इकोनॉमिक्स ने थ्योरीज बनाई उन थ्योरीज को हम बिजनेस की प्रैक्टिस में एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। जैसे कि वो बोल रहे हैं इकोनॉमिस्ट ने जब इकोनॉमिक्स क्रिएट किया तो उन्होंने हमारे को कुछ टूल्स दिए, जैसे कि डिमांड सप्लाई, कॉस्ट सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने वही नाम लिए जो आपने +2 में पढ़े हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट से ने ये कॉन्सेप्ट्स लाए, इकोनॉमिक्स बनी, ये कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए, इनको हम कंसिडर कर रहे हैं टूल्स। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या हैं? तो टूल्स क्या होंगे? एनी कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो मैक्रो जो आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, राइट। अब वो पूछते हैं इन टूल्स की मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूजेज कैसे होती है? आंसर इज बिजनेस डिसीजंस के लिए, ठीक है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। अगर थोड़ा सा तुम्हें याद हो तो तुमने रिलेटिवली इलास्टिक एक डिग्री पढ़ी होगी +2 में, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। एज एन एग्जांपल दे रही हूँ मैं तुम्हें समझाने के लिए। रिलेटिवली इलास्टिक की एक इक्वेशन होती थी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये आपने +2 में पढ़ा, थोड़ा सा याद है? नहीं याद है, शक्ल बता रही है। मतलब सपोज करो आपके सामने ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। आप अगर ये इक्वेशन लेते हो और आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी घटती है, ऐसा ही होता है। ध्यान से देखना, मैंने इधर प्राइस बढ़ाने का एरो लगाया, इधर प्राइस घटाने का एरो लगाया, ऐसा ही करूंगी क्योंकि ऑपोजिट चलते हैं। इस इक्वेशन को मैं पढ़ूंगी कैसे? ध्यान से देखना, लेस देन का साइन किस तरफ है? प्राइस की तरफ। इसका मतलब है अगर मैं थोड़ी सी प्राइस बढ़ाती हूं, ग्रेटर देन का साइन किस तरफ है? क्वांटिटी की तरफ। इसका मतलब है मेरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा घट जाती है। समझ आया?
लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन को कैसे यूज किया, ग्रेटर उसका मुंह खुला है क्वांटिटी की तरफ और वो घटना दिखा रहा है, तो ये इक्वेशन को रीड कैसे करते हैं, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, आपने यही। तो एक बिजनेसमैन ने डिसाइड करना है कि मेरे को इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी चाहिए कि नहीं। वो कॉन्सेप्ट कौन सा लगा रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, टूल, समझ आया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज अ टूल यूज करके उसको यहां से ये पता लगा कि अगर इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है, इसका मतलब है अगर मैंने इस प्रोडक्ट की गलती से थोड़ी सी भी कीमत बढ़ा दी तो मेरे कस्टमर्स बहुत ज्यादा टूट जाएंगे, कट जाएंगे, क्या वो ये प्राइस बढ़ाने का डिसीजन लेगा, आंसर इज नहीं। समझ आया। तो दैट इज अ टूल यू यूज इन योर बिजनेस डिसीजन, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। इसको नोट करो एग्जाम्पल को, इसको अपने वर्ड्स में, मतलब ऐसा आएगा नहीं लेकिन समझ के लिए बहुत जरूरी है, इक्वेशन डाल सकते हैं वो पेपर में, और ये टॉपिक आगे जाके डिटेल में रिपीट होना है, तब मैं तुम्हें याद करवाऊंगी कि मैंने तुम्हें समझाया था। तो इसको इक्वेशन को नोट करके ट्राई टू पेन इट डाउन इन योर वर्ड्स कि मैंने तुम्हें क्या समझाया था। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। जो बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या उनको ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे यस का मैसेज करो प्लीज। जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनसे तो मैं बात कर रही हूँ, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या क्लियर है। यू नीड टू मैसेज मी, रिवॉर्ट मी बैक विद यस और नो। क्लियर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, ताकि मैं दोबारा समझा दूं फिर। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, दोबारा से किसी बच्चे का मैसेज आया है कि रिपीट करो, कि अगर क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, ऐसा एरो हमने लगाया, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घट रही है, राइट। ग्रेटर देन का साइन क्वांटिटी की तरफ है, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा घटेगी अगर प्राइस हमने थोड़ी सी भी बढ़ाई। तो ऐसे कंसिडर करते हुए टूल यूज किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिसीजन मेरे पास ये आया कि जो भी रिस्पेक्टिव ये प्रोडक्ट है उसकी कीमत हमको बढ़ानी नहीं चाहिए, उसकी कीमत हमको बढ़ानी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों बोला जाता है, लिखेंगे इसको पहले फिर मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स comprises of that part of economic knowledge, that part of economic knowledge, logic and theories that are used for rational decision making, that are used for rational decision making, full stop. It integrates
It integrates business practices. Business practices. See, अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों बोला जाता है? इसका मतलब है आपको पहले बिजनेस चलाने के लिए इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है कि डिमांड कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कॉस्ट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमम रॉ मटेरियल्स होते हुए भी मैक्सिमम कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के लगने हैं। तो पहले आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है, आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए, आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता होंगी तो ही आप उनको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाइड इकोनॉमिक्स है ना, तो ही आप उनको अप्लाई कर सकते हो रैशनल डिसीजन मेकिंग में। अगर पता ही नहीं होगा व्हाट इज रैशनल डिसीजन मेकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है यू वांट मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट। मेरी जेब से पिद्दू सा पैसा जाए, आए बहुत ज्यादा। तो आप रैशनल डिसीजन मेकिंग को अंडरलाइन करके लिख सकते हो, यू वांट मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट। यू वांट मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट। तो मतलब इट इंटीग्रेट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस। इसका मतलब है कल को बिजनेस में जब आप इन डिसीजंस को फाइनली अप्लाई कर देते हो, और आपको इनकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज आल्सो कंसिडर्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, आगे चलते हुए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या नेचर है? नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबसे पहला पॉइंट आता है ब्लेंडिंग थ्योरी, ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। लिखेंगे पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसका ए पॉइंट डाल के हम लिखेंगे इकोनॉमिक थ्योरीज आर, इकोनॉमिक theories are hypothetical and simplistic in character, and simplistic in character, as they are based on economic models built on simplifying assumptions. Simplifying assumptions. This is A point. B point. So there is a gap between the propositions of economic theory and happenings in the real economic world. Happenings in the real economic world, in which the managers take decisions, in which the managers
take decisions. C point. Business economics enables application of economic logic and analytical tools to bridge the gap between theory and practice. तो क्या पॉइंट आता है इसमें? सी, वो बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को ब्लेंडिंग थ्योरी क्यों बोला जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स को ब्लेंडिंग थ्योरी इसलिए बोला जाता है, जो इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक थ्योरीज बनाई है, बिजनेस की बात नहीं करी, बिजनेस इकोनॉमिक्स की नहीं, सिंपल इकोनॉमिक्स की, उन्होंने जो थ्योरीज बनाई है वो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब है कुछ सोचा होगा, उसको कॉज एंड इफेक्ट देखा होगा, बट हर बारी वो पत्थर पे लकीर तो नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चीज पत्थर पे लकीर होती तो फिर उसकी अजम्पशंस क्यों होती? हम बोलते हैं ना, लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी फॉल्स, बट अजम्पशंस कहती है कि कई बारी बंदे की इनकम बढ़ने की वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है। अजम्पशंस है ना, इसका मतलब जो भी थ्योरी बोली है उसकी अजम्पशंस का मतलब है कि उसके दोहराहे भी है, अदर ऑप्शंस भी है, राइट? वो बोलते हैं इकोनॉमिक थियरीज क्रिएट कर ली सिंप्लिसिस्टिक एंड हाइपोथेटिकल। ख्याली पुलाव से बनाया गया को हाइपोथेटिकल बोला जाता है, ठीक है? ख्याली पुलाव से बनाया, हाइपोथेटिकल है, सिंपलिस्टिक है, ठीक है? उन्होंने इकोनॉमिक मॉडल्स बनाए और अपनी कुछ असम्पशंस ली और इकोनॉमिक थ्योरीज बना दी। नाउ अंडरस्टैंड, वो बोल रहे तुमने तो थ्योरी बना दी, जब प्रैक्टिकली इन थ्योरी को लगाते हैं तो बहुत बड़ा गैप है बिटवीन हैपनिंग्स और जो डिसीजंस तुमने बनाए। अब मैनेजर्स को उसके हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मतलब आपने तो बोल दिया कि प्राइस इंक्रीज करती है तो डिमांड घटेगी, बट व्हाट इफ अगर इकोनॉमी में इनकम स्ट्रांग हो चुकी है, तो अगर किसी बंदे की जेब में पैसा ज्यादा है तो उसके पास खरीदने की परचेजिंग पावर ज्यादा है, राइट? तो वो कहते हैं इकोनॉमिस्ट ने जो थ्योरीज लगा दी, उनको जब हम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करते हैं तो नतीजा कई बार कुछ और निकलता है, ठीक है? दैट इज वाई इकोनॉमिक्स हमारे को बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज उसका कॉज और इफेक्ट डिफरेंट आता है। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स लगाते हैं, हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स के लॉजिक्स को उठाते हैं, थ्योरीज वही लेंगे लेकिन उस थ्योरी के लॉजिक को देखते हुए टूल्स, फिर वही बात, टूल्स मतलब जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े उनको अप्लाई करेंगे और थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करेंगे। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन हेल्प करता है थ्योरी और प्रैक्टिस के गैप को खत्म करने में? व्हाट इज द ब्रिज कॉल्ड? आंसर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ आया? तो प्रैक्टिकल कुछ और होता है, थ्योरी कुछ और होती है, और उन सारी assumptions, सारी थ्योरीज को देखते हुए आपके बिजनेस में क्या वर्क करेगा, यू चूज द बेस्ट आउट ऑफ इट। व्हेन यू चूज द बेस्ट आउट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग थियरी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे लिखे पॉइंट्स में से चूज करो कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्लेंडिंग थ्योरी को कौन सा पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, राइट? नेक्स्ट, second nature is pragmatic approach. Pragmatic, 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 pragmatic approach. pragmatic का अगर दिस इज इकोनॉमिक्स का वर्ड, अगर सिंपल वर्ड लिखना हो तो इसका मतलब होता है सेंसिबल। सेंसिबल अप्रोच है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों है? वो बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है इसका पेपर में।
Microeconomics is abstract and purely theoretical. And analysis economic phenomena under certain specified, ब्रैकेट में लिखेंगे even unrealistic assumptions. However, business economics is pragmatic as it tackles practical problems which firm face in real world. Which firm faces in real world. अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट बोल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स को प्रैग्मैटिक क्यों बोलते हैं. वो कहते हैं इसको समझने के लिए पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ. वो बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? डिसएसोसिएटेड. व्हाट डज एब्स्ट्रैक्ट हियर मींस? आप लिख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिसएसोसिएटेड. डिसएसोसिएटेड मतलब सिचुएशन और एप्लीकेबिलिटी कई बार आपस में कनेक्टेड नहीं होती. कई बार आपस में कनेक्टेड नहीं होती. जो थ्योरी उन्होंने बनाई होती है कई बार वो एप्लीकेबल ही नहीं होती. जैसे कि एज एन एग्जांपल दे दूं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जब तुम सेम कमोडिटी को कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे कंज्यूम करते हो तो आपकी सेटिस्फेक्शन घटती है. लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ. इफ यू कीप ऑन ईटिंग मैंगोज तो एक टाइम आएगा आपको मैंगो अच्छा लगना बंद हो जाएगा, आपकी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चली जाएगी, राइट. बट वही अगर कोई ऐसा मैंगो बीच में आ जाए जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो वो दोबारा से ऊपर भी तो जाती है. बट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि यूटिलिटी घटती है. तो इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज डिसएसोसिएटेड. जो बोल रहे हो प्रैक्टिकलिटी में जब लगाते हैं तो डिसीजन कुछ और ही होता है, तो डिसएसोसिएटेड है. समझ आया? तो वो कहते हैं कई बार उन्होंने ऐसी थ्योरियां बनाई हैं जो हमें पढ़ के लगता है कि अनरियलिस्टिक सी है, अननेसेसरली बनाई हुई है, पता नहीं ये ऐसा होगा भी कि नहीं होगा. ठीक है, वो बोलते हैं लेकिन इसके ऑपोजिट बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मैटिक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. माइक्रो इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट है, एमसीक्यू. बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मैटिक है, एमसीक्यू. क्यों प्रैग्मैटिक क्यों बोलते हैं? प्रैग्मैटिक का मतलब होता है सेंसिबल है. क्यों सेंसिबल है? इन्होंने कॉन्सेप्ट ही वो उठाने हैं जो इनकी बिजनेस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. तो ये अजम्पशंस नहीं लेते, ये प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा बिजनेस में बिजनेस इकोनॉमिक्स काम आती है रादर देन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, आगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Third point for the nature of business economics is interdisciplinary. Interdisciplinary. See, business economics interdisciplinary है. इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स टूल्स यूज करती है. जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स लगाने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए. कुछ सोचो, अकाउंट्स नहीं बनाते आएंगे, प्लस माइनस नहीं करना आता होगा, बिजनेस कैसे करोगे? आपको मैथ्स आना चाहिए, आपको अकाउंट्स आना चाहिए, थोड़ी बहुत किताबें तो बनाओगे चाहे रफ ही बनाओ.
अकाउंट्स आना चाहिए। देन आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं आपको लाइसेंस तो नहीं चाहिए? सरकार जहां पे बिजनेस बना रहे हो, क्या वहां पे ये बिजनेस करना अलाउड भी है? मैं कितने बंदों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ? क्या मुझे गवर्नमेंट के पास कहीं रजिस्ट्रेशन तो नहीं करानी? इसका मतलब आपको लॉ भी पता होना चाहिए, जिस बिजनेस को आप स्टार्ट करने लगे हो उसके प्रति कानूनी नॉलेज भी होनी चाहिए, राइट? उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को किस ज्योग्राफिकल एरिया में लेके जाना है, किस मार्केट में लेके जाना है, आपको पता होना चाहिए। कहीं उस मार्केट में ये प्रोडक्ट बैन तो नहीं है? जैसे कि गुजरात ड्राई स्टेट बोलते हैं, राइट? आप अल्कोहल की डीलिंग वहां नहीं कर सकते, पंजाब में तो बेधड़क करो जितना मर्जी, ठीक है ना? अब अगर आप देखो, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स को एप्लीकेबल करने के लिए उसके ऊपर कितनी चीजें डिपेंडेंट है जो कि आपको आनी चाहिए। अब हर फील्ड की अपनी वोकैबुलरी होती है, हर फील्ड की अपनी वोकैबुलरी होती है, राइट? अगर हम नॉर्मली देखें, हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप सन ड्राई पढ़ोगे, सन्ड्री के स्पेलिंग ऐसे ही होते हैं ना, सन ड्राई सुनने को आएगा, ठीक है? तो कहीं पे मीनिंग कुछ और होता है, जैसे कि एक वर्ड लेती हूँ कंसिडरेशन। इंग्लिश में कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंसिडर करना। लॉ में कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग बैक यू गेट, कुछ पे करने के बदले में जो आपको मिलता है, दैट इज कंसिडरेशन। तो शब्द एक, वोकैबुलरी अलग। अकाउंट्स में जिस वर्ड का मतलब कुछ और है, लॉ में उस चीज का मतलब कुछ और होगा। समझ आया? तो वो कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए है क्योंकि जितनी भी फील्ड्स हैं उन सबकी वोकैबुलरी है और आपको उन सबकी वोकैबुलरी आनी चाहिए, तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो। यू गेटिंग इट? लिखते हैं इसको। वी विल से बिजनेस इकोनॉमिक्स, business economics is interdisciplinary business economics is interdisciplinary as it incorporates tools from other disciplines, tools from other disciplines like mathematics, accounting, marketing, accounting, marketing, finance, statistics, law, etc. गुरमीत जी, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तभी मैं हर चीज लिखने से पहले बोलती हूँ उस चीज को। आई एम ट्राइंग टू राइट इट डाउन एज नीट एज पॉसिबल, बट अगर राइटिंग समझ नहीं आती तो मैं हर चीज को बोल रही हूँ साथ साथ, तो काइंडली मेरे साथ साथ लिखा कीजिए, ठीक है जी? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एज मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, तो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमने बहुत बारी पढ़ा है। इकोनॉमिक साइंस है और आर्ट है, राइट? लेकिन अब हम क्या बोलेंगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस एंड आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस एंड आर्ट। नाउ द पॉइंट इज, साइंस क्यों बोलते हैं, आर्ट क्यों बोलते हैं? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस। दूसरा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट। कुणाल, एक मिनट उनको इन्फॉर्म करना, माइट भी उनको पता नहीं लगा।
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट। अब साइंस क्या होता है? इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। हर चीज का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, वो चीज क्यों हुई, उसका इफेक्ट क्या होगा, सारी थियरीज उस अकॉर्डिंगली बनी हुई है। यहाँ पे भी तो यही है, इकोनॉमिक्स में भी थियरीज है और उन सारी थियरीज के भी क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब बिजनेस में भी क्या चीज किस चीज में रिजल्ट करेगी, तो वही सेम कॉन्सेप्ट रहता है साइंस के रिलेटेड। दैट इज वाई बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज साइंस। ठीक है, तो वी विल से एज बेस्ड ऑन as based on as based on systematized body of knowledge, as based on systematized body of knowledge which establishes cause and effect relationships. Cause and effect relationships. Why we say it is art? आर्ट इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। डिमांड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है उनको बिजनेस वर्ल्ड प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्ट टेक्निक। ठीक है, तो वी विल से एज इट इन्वॉल्व्स practical application of rules and principles for attainment of set objectives. For attainment of set objectives. अगर पेपर में आ जाए बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट है, आंसर इज दोनों है। तो आपको कैसे ऑप्शन दी होगी, ए ऑप्शन में दिया होगा साइंस, बी ऑप्शन में दिया होगा आर्ट, सी ऑप्शन में दिया होगा ए और बी, डी ऑप्शन में दिया होगा ए एंड बी, आंसर इज ए एंड बी। तो हम बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज, यानी कि इसके लिए और क्या वर्ड यूज होता है, एंड आर्ट। तो एंड वाली ऑप्शन करेक्ट होगी और वाली ऑप्शन गलत होगी। यस, बोथ, आंसर विल बी बोथ। गुरमीत जी आज फॉर्म में है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स की वो यहाँ पे फिनिश होता है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब उसी की नेचर का पॉइंट बना देते हैं। फिफ्थ पॉइंट बना देते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो है कि मैक्रो है। ठीक है, तो हेडिंग दे देते हैं यूज ऑफ